नमस्कार साथियों, नवदिशा हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी से जुड़े हुए 30 अति महत्वपूर्ण एमसीक्यूज जो है वो करने जा रहे हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरी यूजीसी नेट पैटर्न पर आधारित या अन्य एग्जाम जो भी आप देने चाह रहे होंगे हिंदी के, उस पर आधारित है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम इस महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पर चलते हैं। आप उम्मीद है आपको ये काम की साबित होगी। तो पहला प्रश्न देखिए, किस पर आधारित? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी का प्रकाशन सर्वप्रथम किस वर्ष और किस पत्रिका में हुआ था? 1903 कवि वचन सुधा, 1904 सरस्वती, 1905 इंदु, 1909 मर्यादा। तो आप जानते ही हैं क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया है डिटेल से चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी को। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इसका सही उत्तर जो है वो बी है, 1904 सरस्वती पत्रिका। इसी तरह से हम अगले सवाल की ओर बढ़ेंगे। अगला सवाल है, बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? ये भी आप अच्छे से जानते हैं कि बंग महिला का वास्तविक नाम महादेवी वर्मा भी नहीं है, सुभद्रा कुमारी चौहान भी नहीं है, तो क्यों क्या है? राजेंद्र वाला घोष है। ठीक। तीसरा सवाल है कि इस कहानी को हिंदी साहित्य की पहली राजनीतिक व्यंग्य कहानी माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से किस वायसराय के शासनकाल पर तीखा प्रहार किया है? तो किस पर किया है? लॉर्ड कर्जन पर किया हुआ है। किस पर किया है? लॉर्ड कर्जन पर किया हुआ है। लॉर्ड कर्जन को क्या कहा गया है इस कहानी में? ये भी आपको बताया था मैंने। आधुनिक भारत का प्रभु, आधुनिक भारत का भाग्य विधाता भी माना गया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कहानी में लॉर्ड कर्जन के लिए कौन सी दो चीजें अत्यंत प्रिय बताई गई हैं? कमीशन और मिशन। देखिए, आपको याद होगा, कहानी जब पढ़ी तो आपको पहले बताया था कि ये कमीशन और मिशन जिस तरह से कहानी में प्रयोग हुआ है, ये एमसीक्यूज में पूछने वाला सवाल बन जाएगा आराम से। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे वो सवाल है कि कहानी में लॉर्ड कर्जन के लिए या गोरांग अंग्रेजों के लिए कौन सी दो चीजें अत्यंत प्रिय बताई गई हैं? तो कौन सी बताई गई हैं? कमीशन और मिशन। दमन और शासन भी नहीं था, आप अच्छे से जानते हैं। पेंशन और नौकरी भी नहीं था। टैक्स और रियायत भी नहीं था। रियासत भी नहीं था। क्या था? मिशन और कमीशन। अच्छे से अंडरलाइन करके आपको बताया हुआ है। इसलिए आपने मूल कहानी का पाठ और उससे जुड़े विशेष तथ्यों के बारे में अगर वीडियो नहीं देखे तो पहले उसको प्लेलिस्ट में, हिंदी कहानी प्लेलिस्ट मेरी यहाँ नवदिशा हिंदी एकेडमी पर चल रही है, उसको आप देख सकते हैं। तो कहानी, कौन सी कहानी? चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में लॉर्ड कर्जन के लिए कौन सी दो चीजें अत्यंत प्रिय हैं? तो कमीशन और मिशन। इससे अगला सवाल है कि लेखिका ने तत्कालीन भारतीय राजा महाराजाओं की लाचारी और निष्क्रियता को दर्शाने के लिए किस उपमा का प्रयोग किया है? क्या कहा उनको उसने? माटी के पुतले कहा, काठ के पुतले कहा, सोने की चिड़िया कहा, लोहे के औजार कहा। तो भारतीय राजा महाराजाओं की लाचारी और निष्क्रियता को दर्शाने के लिए क्या उपमा दी है? काठ के पुतले कहा हुआ है। क्या कहा हुआ है? काठ के पुतले कहा हुआ है।
आगे आता है चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी की मूल विधा और शैली को लेकर विद्वानों में मतभेद है। इसकी मुख्य शैली कौन सी है? आत्मकथात्मक शैली है, डायरी शैली है, पत्रात्मक एवं स्वगत कथन शैली है, रिपोर्टाज शैली है। तो आप जानते हैं, आपको कई बार पिछले वीडियोस में मैं बता चुका हूं कहानी का मूल अध्ययन करते हुए कि ये कहानी पत्रात्मक एवं स्वगत कथन शैली में लिखी गई है। इसी तरह से 7वां सवाल हम लेते हैं, कहानी में गौरांग और कृष्णांग शब्द क्रमशः किन के लिए प्रयुक्त हुए हैं? देवता, राक्षस, अंग्रेज और भारतीय, सूर्य और चंद्रमा, राजा और प्रजा। तो किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं? व्यंग्यात्मक कहानी है, व्यंग्य के रूप में गौरांग और कृष्णांग शब्दों का प्रयोग हुआ है। व्यंग्य को ये दोनों शब्द और भी प्रखर बनाते हैं। तो गौरांग और कृष्णांग अंग्रेज और भारतीयों के लिए प्रयोग में हुआ, क्रमशः शब्द प्रयोग में किए गए। 8वां सवाल जो है वो लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं कि अगर वे भारत आएं तो अपने साथ यमलोक के किस अधिकारी को साथ लाएं ताकि वह यहाँ की कानून व्यवस्था सुधार सकें? तो किसको? यमराज को, चित्रगुप्त जी महाराज, कार्तिकेय बाबू, कुबेर, कौन? तो चित्रगुप्त जी महाराज के लिए वो ऐसा कहती है। लेखिका चंद्रदेव से कहती हैं कि अगर वे भारत आए तो अपने साथ यमलोक के कानून व्यवस्था को देखने वाले चित्रगुप्त जी महाराज को भी साथ में लेके आए। ठीक। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, चित्रगुप्त को भारत से कौन सी 2 सामग्रियां ले जाने की सलाह लेखिका देती हैं? ये आपको बताया ही था कल भी पिछले लेक्चर में कि कंप्यूटर और प्रिंटर, इंडियन पीनल कोड और टाइपराइटर, बही खाता और कलम, बंदूक और बारूद। तो क्या है? आईपीसी और टाइपराइटर। क्या है? इंडियन पीनल कोड और टाइपराइटर। प्रश्न संख्या 10, कहानी में किस संक्रामक महामारी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है जिससे देवलोक को बचाने की चिंता लेखिका जताती हैं? कहानी में किस संक्रामक महामारी का स्पष्ट उल्लेख मिलता है? हैजा का मिलता है, प्लेग का मिलता है, चेचक का मिलता है, मलेरिया का मिलता है। तो किसका मिलता है? प्लेग का मिलता है। किसका मिलता है? प्लेग का मिलता है। प्रश्न संख्या 11, देवलोक के किस वैद्य डॉक्टर को भारत के डॉक्टरों से आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा लेने की सलाह दी गई? धन्वंतरी महर्षि। क्या कहा गया है इनके लिए? देवताओं का फैमिली डॉक्टर। धन्वंतरी को क्या कहा गया है? चंद्रदेव से मेरी 4 बातें कहानी में धन्वंतरी महर्षि को लेखिका ने क्या कहा हुआ है? ये भी एक सवाल बन जाता है। तो क्या कहा है? देवताओं का फैमिली डॉक्टर कहा हुआ है। देवलोक के किस वैद्य या डॉक्टर को भारत के डॉक्टरों से आधुनिक चिकित्सा की शिक्षा लेने की सलाह दी है? तो धन्वंतरी महर्षि को दी है। प्रश्न संख्या 12, लेखिका के अनुसार चंद्रदेव को महीने में किस दिन हॉलिडे रहती है जिस दिन वे भारत भ्रमण कर सकते हैं? पूर्णिमा को, एकादशी को, अमावस्या को, प्रत्येक रविवार को। आपको बताया ही था, अंडरलाइन करवाया था कहानी पढ़ाते हुए। तो कब? अमावस्या को। कि हर दूसरे दिन नहीं तो 8 दिन में नहीं तो आप महीना में एक बार तो आ ही सकते हैं चक्कर लगाने, क्योंकि आपको अमावस्या को छुट्टी रहती है, ऐसा जिक्र आया था। तो प्रश्न संख्या 13, कहानी में एकमात्र वास्तविक ऐतिहासिक मानव चरित्र का नाम क्या है जिसने महारानी विक्टोरिया की मूर्ति का काला दाग साफ किया था? तो आपको अच्छे से याद दिलाया है, अंडरलाइन करवाया है कहानी में कि महारानी विक्टोरिया की मूर्ति जो कहाँ लगी थी? मुंबई में लगी हुई थी। ये भी सवाल हो सकता है, कहाँ लगी थी? मुंबई में जो लगी हुई थी उसके ऊपर काला दाग लगा हुआ था।
उस काले दाग को साफ करने के लिए कौन आते हैं? प्रोफेसर गज्जर महाशय, जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, राजा राममोहन राय। कौन? तो प्रोफेसर गज्जर महाशय। प्रश्न संख्या 14, जहां के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़ दादा निकले, यह कथन लेखिका ने किस शहर के कल कारखानों को देखकर कहा है? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली। तो किस शहर की बात उसमें आई है? यह अंडरलाइन करवाया है कहानी पढ़ाते हुए। तो कलकत्ता। जहां के कारीगरों को तो विश्वकर्मा के भी लकड़ दादा या लड़कदादा कहा हुआ है। इसी तरह प्रश्न संख्या, गड़बड़ हो गई, आगे बढ़ने के बजाय काम पीछे चलने लगा। प्रश्न संख्या 15, कहानी के अनुसार व्योम वासनी विद्युत देवी बिजली आज किसके घर में आश्रिता नारियों की भांति दबाव में पड़ी है? देवताओं के घर में, मनुष्य अंग्रेजों के हाथ का खिलौना बनकर, पराये घर में, पाताल लोक में, बादलों की ओट में, कहा? तो यानी कि अंग्रेजों के हाथों में वो क्या रह गई है? खिलौना बनकर रह गई है। तो व्योम वासनी किसके लिए शब्द प्रयोग किया गया है? तो ये बिजली के लिए किया गया है, ये आपको भूलना नहीं। दामिनी भी किया गया। लेखिका ने किसे स्थान स्थान में बंधनग्रस्त और उसके वक्ष स्थल पर मोटे वृत्ताकार खंभ गाड़े जाने की बात कही है? यमुना के, त्रैलोक्य पावनी सुरसरी को, बिजली के तारों को, भारतीय जनता को। क्या कहा है? तो कहानी में आता ना जिक्र कि त्रैलोक्य पावनी सुरसरी को स्थान स्थान में बंधनग्रस्त बनाकर उसके वक्ष स्थल में मोटे मोटे बृहदाकार खंभ गाड़े जा चुके हैं। तो किसमें आता है? त्रैलोक्य पावनी सुरसरी गंगा। ठीक। 17वां प्रश्न है कि हमारी अमरावती तो इसके आगे नीरी फीकी सी जान पड़ती है, कलकत्ता की तुलना में यह कथन किस देवराज का माना गया है? देवराज सुरेंद्र। ये अगर आप उनको ले आएंगे साथ में तो वो कलकत्ता को देखकर सोचने लगेंगे कि हमारी अमरावती तो क्या है, इससे कहीं ज्यादा फीकी सी जान पड़ती है। इंद्र ऐसा सोचने लगेंगे कलकत्ता को देखकर। प्रश्न संख्या 18 है, कलकत्ता के किस स्थान की तुलना पारिजात परिशोभित नंदन कानन देवताओं के बगीचे से की गई है? फोर्ट विलियम, इंडन गार्डन, कलकत्ता विश्वविद्यालय, मिंट टकसाल। तो किसकी की गई है? इंडन गार्डन। ध्यान से प्रश्नों को जरा देखें, ऐसे ही सवाल बीच बीच में से उठाकर पूछ लिए जाते हैं। तो अगर आप ऐसे ही पूरी कहानी के पाठ, उसके विशेष तथ्यों और उसके एमसीक्यूज से गुजरे होंगे तो आप निश्चित तौर पर पूरे कॉन्फिडेंस से, विश्वास के साथ, आत्मविश्वास के साथ पेपर में बैठ सकेंगे और आराम से प्रश्न की जो पजलता रहती है उसको दूर कर सकेंगे। फोर्ट विलियम के फौजी सामान को देखकर किस देव सेनापति के छक्के छूट जाने की बात कही गई है? तो आपको पहले ही कहा है कि देव सेनापति कार्तिकेय बाबू। और कार्तिकेय बाबू की तुलना किससे की गई है? बंगाली बाबू के जैसे दिखते हैं। क्या कहा है लेखिका ने उसको? बंगाली बाबू के जैसे दिखते हैं। तो प्रश्न संख्या 20, लेखिका के अनुसार देव सेनापति कार्तिका का स्वरूप देखने में किस प्रकार जंचता है? देखिए अगला सवाल ही वही है। पंजाबी क्षेत्रीय जैसा, खास बंगाली बाबू से दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? खास बंगाली बाबू से दिखते हैं। ब्रिटिश फौजी जैसा, अवधी जमींदार जैसा। तो जब कहानी पढ़ रहे थे आपको ये बहुत विशेष चीजें जो है वो अंडरलाइन करवाई थी। तो देखिए वैसे ही सवाल भी बने हुए हैं। तो ठीक 30
एमसीक्यूज की ये जो है वो पीडीएफ है जिसमें से मैंने आपको 20 प्रश्न करवाए हैं। पूरे प्रश्नों के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।